नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में एक लंबा भाषण दिया। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल की सोच ने घेर लिया है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चित रहा और जिस शब्द ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह है अर्बन नक्सल। प्रधानमंत्री का बस कहना था कि कांग्रेस पार्टी की सोच अर्बन नक्सल की सोच एक हो चुकी है। अर्बन नक्सल के विचार ने कांग्रेस पार्टी के विचार को खत्म कर उस पर शिकंजा कस लिया है। कुछ इसी तरह के बयानों के बाद पूरे देश में एक बार फिर अर्बन नक्सल शब्द चर्चित हो चुका है। देश में लगातार 2 दिन सोशल मीडिया में यह शब्द ट्रेंड होता रहा और लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर टिप्पणी देखी गई। तमाम नेताओं के इस पर बयान आए और कई लोगों ने सकारात्मक और नकारात्मक कमेंट किए। इस शब्द की चर्चा होने के बाद एक बार फिर अर्बन नक्सल शब्द चर्चित हो गया है। देश में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विषयों पर बात रखने वाले लोग अब अर्बन नक्सल विषय पर डिबेट कर रहे हैं। टीवी प्लेटफॉर्म्स पर, पत्रकारों के द्वारा, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, वेब मीडिया में अर्बन नक्सल पर तरह तरह के लेख लिखे जा रहे हैं। लेकिन अर्बन नक्सल होता क्या है? अर्बन नक्सल काम कैसे करते हैं? अर्बन नक्सल क्या है? आखिर ये टर्म कहाँ से आया और भारत सरकार क्या आधिकारिक रूप से इस टर्म का उपयोग करती है? इन सभी बातों को जानने के लिए, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि अर्बन नक्सल का अर्थ क्या होता है। दरअसल अर्बन नक्सल एक ऐसा समूह है जिसमें तमाम तरह के लोग, तमाम वर्ग और तमाम कार्य क्षेत्र के लोग शामिल हैं, जिसमें लेखक, कवि, पत्रकार और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोग हो सकते हैं। इनका काम मुख्य रूप से भारत को अस्थिर करना, भारत में अस्थिरता पैदा करना और अपने विदेशी आकाओं या विदेशी शक्तियों के निर्देशानुसार भारत में तमाम अवांछित गतिविधियों को अंजाम देना होता है, जिससे भारत में स्थिरता ना बनी रहे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से आते हैं और माओवादी आतंकी, जिन्हें हम नक्सल के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे तमाम आतंकी गतिविधियों की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें बौद्धिक ढाल प्रदान करते हैं, उनके लिए तमाम तरह के लेख लिखते हैं, उनके लिए मानवाधिकार की बात करते हैं, तमाम तरह की डिबेट करते हैं और उनके जो किए जा रहे कुकृत्य हैं उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। यही लोग अर्बन नक्सल हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आपको इसको समझाने के लिए मैं तमाम कुछ घटनाएं गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 2010 अप्रैल की। इस दौरान देश में सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला हुआ। यह माओवादी आतंकी हमला छत्तीसगढ़ के घोर माओवाद से प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में हुआ था। जिले के ताड़मेटला क्षेत्र में इस माओवादी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। यह अब तक का देश में हुआ सबसे बड़ा माओवादी हमला था, जिसमें सर्वाधिक सुरक्षा बल के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस आतंकी घटने के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में शोक की लहर थी, लोग गमगीन थे और आक्रोशित भी थे, माओवादियों के विरुद्ध कोई बड़ा एक्शन चाहते थे। हालांकि उस समय भी केंद्र की सरकार ने किसी भी बड़े एक्शन लेने से पल्ला झाड़ लिया। जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने 2008 के मुंबई अटैक के बाद भी कोई बड़ा रिटेलिएशन नहीं किया, वो उनसे खैर 2010 के इस आतंकी हमले के बाद रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। हालांकि लोग अभी भी आशावादी थे कि सरकार कोई सख्त कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया। लेकिन इस हमले की शाम को ही देखा गया कि देश की राजधानी के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जश्न मनाया जा रहा था। जश्न कौन मना रहा था? जश्न वही लोग मना रहे थे जिनकी आइडियोलॉजी नक्सली अपनाते हैं। वही वामपंथी समूह देश के राजधानी के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उत्सव मना रहे थे, जश्न मना रहे थे।
एक तरफ जहां देश गमगीन था क्योंकि देश में सबसे बड़ा माओवादी आतंकी हमला हुआ था और वामपंथी संगठन इसका जश्न मना रहा था। इन सब के अलावा जब पूरा देश, जब वहाँ के एबीवीपी के विद्यार्थी और कुछ अन्य छात्र इसका विरोध करने पहुंचे तो भी हंगामा खड़ा किया वामपंथी गुटों ने। वो जश्न मनाने में इतना बिजी थे कि उन्हें किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके अलावा जब इसी विश्वविद्यालय में वामपंथी और इस्लामिस्ट, जो हार्डकोर इस्लामिस्ट है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, उनके द्वारा इसी विश्वविद्यालय में अफजल गुरु, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट था, उसकी बरसी मनाई गई। इसी विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए गए। और ये इन सारे गतिविधियों में वामपंथी जो छात्र थे, वामपंथी गुटों के जो छात्र नेता थे, वो सब शामिल रहे। इसके अलावा कुछ और घटनाएं भी सामने आई कि जैसे एक पोडियम पांडा नाम के जो नक्सली है, उसने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करने के बाद उसने नंदिनी सुंदर का नाम लिया। नंदिनी सुंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और द वायर नाम के एक प्रोपेगेंडा मीडिया वेबसाइट चलाने वाले सिद्धार्थ वरदराजन की पत्नी है। उसका नाम पोडियम पांडा ने लिया था। हालांकि इस बारे में कोई और आगे छानबीन नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नंदिनी सुंदर पर लगाए गए सभी केस खत्म कर दिए गए और नंदिनी सुंदर जैसे कथित जो माओवादी सिंपथाइजर हैं, वो पूरी तरह से आज़ाद हो गए। इन सब के अलावा और यह भी देखा गया कि प्रोफेसर साईं बाबा, जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के बाद भी माओवादियों के साथ उनके लिंक के चलते उन्हें सजा दी गई और वो कन्विक्टेड माओइस्ट हैं, वो जेल में बंद है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों की भी बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि CAA का प्रोटेस्ट हुआ, उस दौरान भी वामपंथी छात्रों ने भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा जब 3 कृषि कानून आए, उस दौरान भी हमने कई बार देखा कि वामपंथी गुटों के छात्र नेता और वामपंथी गुटों के लोग इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारत को अस्थिर करने में लगे हुए थे। हाल ही में जिस तरह से हिजाब का मामला चल रहा है, कर्नाटका का जो हिजाब वाला मामला है, उसको लेकर भी देखा जा रहा है कि वामपंथी जो गुट है, वो विचारक है वामपंथी, वो सभी इस मामले को लेकर भी काफ़ी बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं और हिजाब के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये लोग हमेशा से नारीवाद की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन यही लोग अब महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए उकसा रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल में यूनिफॉर्म को कैंसिल कर हिजाब पहनने की बात की जा रही है। ये सारा मामला, ये सारी बातें कैसे नजर आती है, इसे हम किस परिदृश्य में देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, यह बेहद ही आवश्यक है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये लोग है कौन, ये लोग कैसे देश तोड़ने की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, आखिर किसके लिए ये लोग ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके तमाम जो रणनीति है, इनकी तमाम टैक्टिक्स है, इनके तमाम जो आइडियोलॉजी है, उसे समझना। दरअसल जो अर्बन नक्सल हैं, अर्बन नक्सली हैं, इनके सबसे बड़े नेक्सस का खुलासा वर्ष 2018 में हुआ था। वर्ष 2018 में भीमा कोरेगांव के दंगे हुए थे और इस दंगे को करवाने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके माओवादियों से लिंक सामने आए थे। देश भर में विभिन्न स्थानों से ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नन गोंजाल्विस और तमाम ऐसे लोग थे, जिसमें स्टीन स्वामी का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा जो कई तरह के ऐसे लोग, जो मिलिंद तेलतुंबड़े जो माओवादी था, 50 लाख का इनामी था, उसका भाई आनंद तेलतुंबड़े, वो भी इस मामले में आरोपी बनकर सामने आया था। ये लोग जब गिरफ्तार हुए तो पूरा अर्बन नक्सल का नेक्सस सामने आया था, वो पूरी तरह से हिल गया था। इनके जितने भी लोग हैं वो खुलकर सामने आकर इन्हें एक्टिविस्ट बता रहे थे। कोई इन्हें सोशल एक्टिविस्ट बता रहा था, कोई इन्हें ट्राइबल एक्टिविस्ट बता रहा था, कोई दलित एक्टिविस्ट बता रहा था, लेकिन
जो इनके बारे में जो जानकारियां सामने आई, जो पुणे पुलिस ने जानकारी लाई, जो महाराष्ट्र पुलिस ने जानकारियां सामने लाई, एनआईए ने अपनी खोजबीन में जानकारियां लाई, उसमें इस बात की पुख्ता सबूत मिले थे कि ये लोगों के संपर्क माओवादी आतंकियों से है और माओवादियों ने ही मिलकर भीमा कोरेगांव के दंगे को अंजाम दिया था, जिसमें इन अर्बन नक्सलियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अर्बन नक्सल जो टर्म है उसकी जो बात कही जाती है तो माओवादियों से संपर्क रखने वाले शहरी लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाने लगा। खासकर वर्ष 2018 में जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद से इस टर्म ने काफ़ी जोर पकड़ा। सोशल मीडिया में यह टर्म काफ़ी ज़्यादा कॉइन किया गया और इस टर्म ने सोशल मीडिया में के ट्रेंडिंग्स में अपनी जगह बनाई। सोशल मीडिया से निकलकर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और डिजिटल मीडिया से निकलकर टीवी मीडिया के डिबेट्स में यह शब्द आने लगा। इसके बाद जिस तरह से अर्बन नक्सल शब्द की व्याख्या की जाने लगी, उसमें तमाम तरह के दावे, कई तरह के ओपिनियन सामने आते गए। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें तो शहर में रहने वाला वह वर्ग जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी, नारीवादी, फिल्म कर्मी, इस टाइप के रूप को अपनी ढाल बनाकर माओवादियों के लिए सिंपैथी रखता है या देश तोड़ने की गतिविधि करने वाले वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट लोगों का साथ देता है, ऐसे लोग मुख्यतः अर्बन नक्सल हैं। जो ये लोग परोक्ष अपरोक्ष रूप से माओवादियों को समर्थन करते हैं, माओवादी आतंकियों के लिए लेख लिखते हैं। जैसा यदि हम पत्रकार की बात करें तो पत्रकार माओवादियों के लिए सिंपैथी जागे ऐसे लेख लिखता है। यदि हम कलाकर्मी की बात करें, जो कलाकार होता है, जो फिल्मकार होता है, वो माओवादियों के लिए सिंपैथी आए या उनके किए जा रहे कुकृत्यों को जस्टिफाई किया जा सके, ऐसे मूवीज बनाता है, ऐसे स्टोरीज बनाता है, ऐसे वेब सीरीज बनाता है जो हमने देखे हैं। इसके अलावा जो संस्कृति कर्मी हैं, उनकी नाट्य मंडली होती है, उनके कला मंच होते हैं, ये लोग माओवादियों को सिंपैथी या उनके चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, उनके विचार को बढ़ाने के लिए अलग अलग रंगमंचों में कार्यक्रम करते हैं। छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं, महिलाओं को आकर्षित करते हैं और अपने विचार के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। खास तौर पर इनमें मुख्य रूप से हम उस बुद्धिजीवी वर्ग को भी शामिल कर सकते हैं जो हमेशा से निष्पक्ष और तटस्थ दिखने का प्रयास करता है, लेकिन माओवादियों के लिए, माओवादी विचार के लिए कैंपेनिंग करता है, उनके विचार को प्रमोट करने का काम करता है। इन सब के अलावा जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं, अर्बन नक्सल की जब हम भी बात करते हैं तो नक्सलवाद की बात जरूर होती है। अर्बन नक्सल शब्द जुड़ा है नक्सलवाद से और नक्सलवाद शब्द जुड़ा है नक्सलबाड़ी से। नक्सलबाड़ी के आंदोलन के बारे में, नक्सलबाड़ी के से जो निकला नक्सलवाद है उसके बारे में तो सभी ने पढ़ा है, सभी ने चर्चा की है, इस पर कई तरह के डिबेट्स हुए हैं और दशकों से इस पर लेख लिखे जा रहे हैं, टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कई स्टोरीज बन चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। लेकिन अर्बन नक्सल जो बात है उसका व्यापक रूप से विश्लेषण नहीं देखा गया है। अर्बन नक्सल टर्म का जो विश्लेषण किया जाता है वो काफ़ी सतही तौर पर किया जाता है। यही वजह है कि जब देश में माओवाद के जो समर्थक हैं, जो अर्बन समर्थक हैं, उनके लिए अर्बन नक्सल शब्द कॉइन किया गया तो देश का वह युवा वर्ग जो आमतौर पर तटस्थ माना जाता है और ऐसे शब्दों से, ऐसी आइडियोलॉजी से दूर रहता है, वह भी उस झांसे में आ चुका था जो माओवादियों या अर्बन नक्सली के द्वारा सोशल मीडिया में चलाया जा रहा था। जैसे उन्होंने सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया था मी टू अर्बन नक्सल। इस ट्रेंड के झांसे में भी कई तटस्थ युवा देखे गए जो इसके झांसे में आ चुके थे और इसका समर्थन कर रहे थे। हालांकि इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि वो उससे प्रभावित हुए थे, इसका मुख्य कारण यह है कि उनको इस विषय पर व्यापक रूप से जानकारियां नहीं थी, या हम कहें कि सही जानकारियां नहीं थी। माओवादियों की जो शहरी मायाजाल है उसकी असली रूपरेखा वर्ष 2004 से देखी जा सकती है। भारत में माओवादी हिंसा की शुरुआत 80 के दशक में काफ़ी तेजी से बढ़ चुकी थी। 80 के दशक में माओवादियों ने विभिन्न जगहों पर पैर पसारने शुरू कर दिए थे और इनकी छोटी मोटी हिंसा लगातार देखी जा रही थी। लेकिन
वर्ष 2004 में सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और पीपुल्स वॉर ग्रुप पीडब्ल्यूजी और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के विलय के बाद 2004 में सीपीआई माओइस्ट का गठन किया गया, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। सीपीआई माओइस्ट भारत में वर्तमान में एक प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है और इसका गठन वर्ष 2004 में किया गया। इस आतंकी संगठन के गठन के बाद से ही माओवादियों का जो नेतृत्व था वह जंगल से पूरी तरह निकलकर शहर में पहुंच गया। इससे पहले माओवादियों का नेतृत्व जहां जंगल में हुआ करता था, जो माओवादी आतंकी जंगल में थे, वो नेतृत्व अब शहरों में आ चुका था। वर्ष 2004 में ही जब इस सीपीआई माओइस्ट का गठन हुआ तो सीपीआई माओइस्ट जो आतंकी संगठन ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, जो कि एक बैन डॉक्यूमेंट है, सीपीआई माओइस्ट अर्बन पर्सपेक्टिव। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद कई तरह की जानकारियां बाहर आई थी। इसमें उनकी रणनीतियों के बारे में जानकारी थी कि कैसे वो शहरों में अपना विस्तार करना चाहते हैं, शहरों में संगठन को बढ़ाना चाहते हैं और आखिर उनके टारगेट में किन किन लोगों को रखा गया है, माओवादियों के टारगेट में कौन है और किन्हें वो अपनी ओर आकर्षित करके अपने जो तमाम रणनीतियां हैं उनको अंजाम देना चाहते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग थे वो थे मिडिल क्लास कर्मचारी, छात्र वर्ग खासकर, इसके अलावा कामकाजी वर्ग जो मुख्यतः मजदूर और श्रमिक वर्ग है, और महिला, दलित वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं समाज के वो हिस्से जो बुद्धिजीवी वर्ग में माने जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने पाले में रखकर माओवादी अपने अभियान को, या हम कहें अपने इस नरसंहार के, अपने इस क्रूर, अपने इस आतंकी विचार को बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर बैठे हुए थे। 2004 के उनके इस डॉक्यूमेंट से इन सारी बातों का खुलासा हुआ था। इस दस्तावेज में शहरी क्षेत्र में नेतृत्व की बात की गई थी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों, मजदूरों की एकजुटता की बात की गई थी। साथ ही जैसे कुछ मामले कानूनी दांवपेच के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2004 में जब ये संगठन बना, बाद में संगठन को बैन किया गया, प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन की श्रेणी में डाला गया, तो इससे जुड़े तमाम संगठनों को भी उसी श्रेणी में डाला गया। इस कानूनी दांवपेच से बचने के लिए सीपीआई माओइस्ट ने कुछ अग्रणी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए, जिसमें कुछ नाट्य मंच है, कुछ राइटर्स क्लब है, कुछ रिवोल्यूशनरी फ्रंट्स हैं। इस तरह के उन्होंने नाम दिए, इस तरह के फ्रंट्स बनाए और इस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्होंने अपनी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया। इन सब के बाद यह जानकारियां भी सामने आई। इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से उन्होंने बस्तर और झारखंड के अंदरूनी वन्य क्षेत्रों से निकलकर रायपुर, रांची, दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे बड़े क्षेत्रों में, बड़े महानगरों में अपनी पैठ बनानी शुरू की और इनकी स्थितियां लगातार मजबूत होते गई। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए, इनके बारे में शहरी इनका नेक्सस समझते हुए इस बात को तो लेकर स्पष्ट होता है कि माओवादियों का नेतृत्व जंगल से निकलकर शहर की ओर आ चुका है। संसाधनों की आपूर्ति से लेकर तमाम इनके विचारों को प्रोपगेट करने में अब शहरी जो नेतृत्व है वो कार्य करता है। इसके अलावा जो हमने बीच बीच में देखा है, जो इस मामले की पुष्टि करता है कि शहरों में माओवादियों का जाल फैल चुका है, वह यह है कि पुलिस ने समय समय पर कला, शिक्षा, साहित्य और मीडिया की जगत से अनेक लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप की पुष्टि भी हुई है और उनको सजा भी हुई है कि उनके लिंक्स माओवादियों से बने हुए हैं। इसमें प्रोफेसर साईं बाबा जैसे लोगों का नाम सामने आता है स्पष्ट रूप से कि कैसे ये लोग माओवादियों का प्रचार शिक्षा के क्षेत्र में बैठकर कर रहे थे, छात्रों को लगातार इसको लेकर दिग्भ्रमित कर रहे थे। इसके अलावा जब हम अर्बन नक्सल की बात करते हैं तो नक्सलवाद दरअसल माओवाद का एक स्वरूप है और अर्बन नक्सल को समझने के लिए हमें नक्सलवाद समझने की आवश्यकता है।
नक्सलवाद को समझने के लिए हमें माओवाद को समझने की आवश्यकता है। तो माओवाद दरअसल है क्या? माओवाद दरअसल एक विचार है। माओवाद, माओ का विचार, माओ का अर्थ है चीनी कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जेडोंग से। माओ त्से-तुंग अर्थात माओ जेडोंग, जो माओ जेडोंग थे वो चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह थे, जिन्होंने पहले वहाँ की राष्ट्रवादी सत्ता को बेदखल किया और फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की और निरंकुश तानाशाह बने रहे। भारत में जब तमाम तरह के अर्बन नक्सल विषय पर तमाम तरह के विश्लेषण किए जाते हैं, तमाम तरह के ओपिनियंस लिखे जाते हैं, तमाम तरह के इनके बारे में बात की जाती है, तो हमेशा माओ के विचार को या माओ की रणनीतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माओ की जो रणनीतियाँ थी या उससे जो कनेक्शन है अर्बन नक्सल्स का, उसे हमेशा अनदेखा कर दिया जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि अर्बन नक्सल का जो कनेक्शन नक्सलवाद से है, माओवाद से है, उसके लिए माओ की रणनीतियों को कैसे अर्बन नक्सल उपयोग कर रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वह समझना, इसे समझना बेहद ही आवश्यक है। दरअसल 1934 में माओ जेडोंग ने वहाँ की राष्ट्रवादी शासन को, राष्ट्रवादी सत्ता को सत्ता से हटाने के लिए एक लंबा मार्च किया था, जिसे द लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। उस समय माओ ने जिन रणनीतियों का उपयोग किया था, उन्हीं रणनीतियों का हूबहू नकल यहाँ के अर्बन नक्सल कर रहे हैं, यहाँ के माओवादी कर रहे हैं। दरअसल जब 1934 में चीन की साम्यवादी सेना, जो कि माओ जेडोंग के नेतृत्व में द लॉन्ग मार्च में शामिल थी, उन्होंने लगातार अपनी लंबी यात्रा की और उस दौरान उन्होंने कई बार गुरिल्ला वॉर किए। इस गुरिल्ला वॉर में उन्होंने चीनी, जो उस समय राष्ट्रवादी ताकतें वहाँ पे सत्ता में थी, उनके सैनिकों के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई। इस दौरान सरकार जब भी कोई नीतियाँ बनाती थी, तो माओ जेडोंग के लोग, जो अर्बन माओवादी थे, जो माओ के विचार को फॉलो करते थे, वो शहरों में तमाम कार्य क्षेत्रों में बैठे हुए थे। वो उन तक, माओ तक संदेश पहुंचाते थे। संदेश कैसे पहुंचाते थे, इसका बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं कि जब माओ द लॉन्ग मार्च में शामिल थे, तब उनके लोग इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में शामिल हो गए थे। सरकार जब भी कोई नीति लाती थी तो वो लेख लिखते थे, साहित्य लिखते थे, कविताएं लिखते थे और उसमें वो अपने संदेश को छुपा देते थे और ये संदेश माओ तक पहुंच जाते थे कि सरकार की क्या नई रणनीतियां हैं। इस मार्च को माओ जेडोंग के नेतृत्व की वजह से नहीं, बल्कि माओ जेडोंग के साथियों, उनके अर्बन साथियों की मदद से सफल किया गया था। इस लॉन्ग मार्च को लेकर तमाम तरह के विश्लेषण होते हैं, लेकिन इस एंगल को कभी नहीं देखा जाता है। इस मार्च के सफल होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो माओ के इन शहरी साथियों का था। जो उनके शहरी साथी थे, उन्होंने माओ जेडोंग का इतना सहयोग किया था कि माओ की जब सरकार आई तो उन्होंने इन शहरी साथियों को पूरी तरह से अपने साथ रखा। अब जब हम इस गतिविधि को समझते हैं, देखते हैं, तो वर्तमान गतिविधियों को इससे कनेक्शन ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए और रिलेट करना चाहिए। हम पत्रकारिता के क्षेत्र में देखते हैं तो कई ऐसे हमें पत्रकार नजर आते हैं, खैर नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो माओवादियों के समर्थन में लेख लिखते हैं, नक्सलियों के समर्थन में लेख लिखते हैं। कई ऐसे राजनेता हैं जो नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं, भटके हुए नौजवान कहते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, यह समझना आवश्यक है। जब माओ का काल था तब तो संचार के माध्यम बेहद कम थे, अब तो संचार के लिए टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो माओवादियों तक सूचनाएं पहुंचाने में, वो सूचनाएं प्रदान करने में अब कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे लोग अभी भी हैं जो माओ की रणनीतियों का उपयोग करके इस माओवादी जो गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, या हम कहें कि आतंकवाद से जो बड़ा खतरा है वो शहरी नक्सल है, क्योंकि आतंकवाद जो है
उसे हम जानते हैं, हमको पता है कि हमारा दुश्मन कौन है। लेकिन अर्बन नक्सल वो समूह है जो हमारे देश के भीतर छुपा हुआ है, कई बार सरकारी संस्थानों में बैठा हुआ है। उसे हम नहीं जानते कि वह हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और उसे इस देश को अस्थिर करने में वह लगा हुआ है। बावजूद इसके हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। माओवादियों के जो लोग हैं उसको लेकर कई तरह के जैसे उदाहरण, जैसे आप समझ सकते हैं कि कौन माओवादियों का दोस्त है, कौन माओवादियों का साथी है। जैसे एक वकील जो होता है, जो अर्बन नक्सल समूह का वकील होता है, वह उन्हें कानूनी सलाह देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पत्रकार उनके लिए लेख लिखता है, फिल्मकार उनके लिए वैसी फिल्में बनाता है, वैसे प्रोजेक्ट्स बनाता है। इन सभी तरीके से हम समझ सकते हैं कि अर्बन नक्सल का नेक्सस कितना व्यापक और कितना बड़ा है। परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो जो माओवाद की विचारधारा का प्रचार करता है, जो माओवाद की विचारधारा के लिए सिंपैथी पैदा करता है, जो माओवाद की विचारधारा को जस्टिफाई करता है, ऐसे लोग अर्बन नक्सली हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि ऐसे लोग ये सब करते क्यों हैं? आखिर इसके पीछे उन्हें क्या फायदा है? आखिर ये सब क्यों किया जाता है? इसके लिए कई लोग कहते हैं कि ये पैसे के प्रलोभन में करते हैं, आर्थिक प्रलोभन है, आर्थिक जो उनके लिए सहायता की जाती है, जो प्रबंध किए जाते हैं, वह एक हो सकता है। लेकिन हालांकि यह एक हिस्सा है कि आर्थिक व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह है ब्रेन वॉश करना। दरअसल ये वो पीढ़ी है जिन्हें शिक्षण संस्थानों से लेकर मीडिया के माध्यम से ब्रेन वॉश किया गया है। ये अर्बन नक्सल नहीं थे, इन्हें अर्बन नक्सल बनाया गया है। इसमें मुख्यतः ऐसे लोग हैं जो छोटे शहरों से आए हैं, गरीब तबके से आए हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोफेसर मिले, जो मेंटोर मिले, उन्होंने इन्हें अर्बन नक्सल के रूप में ढाल दिया। इन्हें पहले वामपंथ की विचारधारा से रूबरू कराया, फिर धीरे धीरे इनको नरेश किया और फिर धीरे धीरे इनको एक्सट्रीमिस्ट बनाकर माओवाद की विचारधारा में शामिल कर दिया। कई ऐसे माओवादी भी पकड़े गए हैं जो जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थान से शिक्षा लेकर बाहर निकले थे। आखिर ये लोग अचानक माओवादी कैसे बन गए जो जेएनयू में पढ़ते थे? तो इसका कारण यही है कि ऐसे प्रोफेसर, ऐसे मेंटोर, ऐसे शिक्षक, ऐसे गाइड करने वाले लोग जो माओवाद की विचारधारा को प्रचार कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, उसके विस्तार में लगे हुए हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो ऐसे इन सब बातों की पुष्टि करते हैं, इन सभी गतिविधियों की पुष्टि करते हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि देश में जिस तरह से वामपंथ, माओवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर जागरूकता आई है, वह अपने आप में उच्च स्तर पर है। लोग अब अर्बन नक्सल का मतलब समझ रहे हैं, लोग अब माओइज्म, नक्सलिज्म को जोड़ कर देख रहे हैं और जान रहे हैं कि विदेशी शक्तियों के माध्यम से किस तरह से भारत में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर आपको जानकारी दे सकें। यह वीडियो भी इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको अर्बन नक्सल क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इस विषय पर जानकारी दे सकें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सोशल मीडिया में फॉलो करें और द नैरेटिव की वेबसाइट को फॉलो करें। द नैरेटिव की वेबसाइट को विजिट करें। हमारी वेबसाइट है thenarrativeworld.in। धन्यवाद।